वेलकम टू अरवंडी एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके एलपी एंड टेक के पेपर को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया, क्योंकि पिछले साल के पेपर से ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट करके आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको पिछले साल का पेपर लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहले देखिए आपका एलपी का एग्जाम लगने वाला है, जो कि आपका स्टार्ट हो जाएगा 25 नवंबर से। इसके बाद दिसंबर में देखिए आपका टेक्नीशियन का पेपर लगा हुआ है, तो समय देखिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम है। इस अंतिम समय में आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगाने और जो टॉपिक आपको नहीं तैयार है उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यह हमारा एलपी टेक्निक सीरीज का 10वां वीडियो होगा। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 9 वीडियो कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले जा करके वहाँ पर से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 कथन दिए गए, कथन ए और कथन बी। कथन ए में लिखा गया सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम है और चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में से आपको कौन सा कथन सही लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए आवर्त सारणी में तत्वों के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो ज़्यादातर हमने इंग्लिश भाषा से लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनको हमने लैटिन भाषा से लिया है और वही आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि सोडियम को हम लोग इंग्लिश में SODIUM लिखते हैं, तो इसका प्रतीक चिन्ह तो SO होना चाहिए था, लेकिन सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na लिखा जाता है। Na इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको हमने लैटिन भाषा से नाइट्रियम लिया है और नाइट्रियम की स्पेलिंग जो होती है NATRIUM होती है और इसका प्रतीक चिन्ह हमने Na जो है इसके आगे से इसी प्रकार से उठा लिया है। तो हमारा पहला कथन तो सही हो गया। और दूसरे में लिखा गया चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, यही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चांदी को हम लोग इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं और चांदी का प्रतीक चिन्ह Ag होता है और Ag इसीलिए लिखा है क्योंकि चांदी को लैटिन भाषा में अर्जेंटम कहते हैं और अर्जेंटम को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसीलिए हमने ए और जी को मिला करके Ag बना दिया है। तो दोनों हमारे कथन सही हो गए। आपके एग्जाम में देखिए लैटिन भाषा के कुछ और तत्व पूछे जाते हैं, उन्हें भी आपको याद करके चलना है। जैसे क्यूप्रम, कापर को हम लोग लैटिन भाषा में क्यूप्रम लिखते हैं, इसलिए कापर का प्रतीक चिन्ह Cu होता है। ठीक है, तो हमारे ये तीसरा तत्व हो गया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम को P से लिखना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम होता है कैलियम, इसीलिए जो हमारा पोटेशियम है उसका प्रतीक चिन्ह K से लिखा जाता है। और लोहा जो होता है उसको आयरन लिखते हैं हम लोग, लेकिन लोहा का जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है, इसलिए लोहा को हम लोग Fe से लिखते हैं। तो ये भी हमारा लैटिन नाम जो लोहा का हो गया वो फेरम हो जाएगा। और गोल्ड जो होता है आपका उसे कहते हैं औरम, इसलिए गोल्ड का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो Au होता है। तो इस प्रकार से इतने तत्व हैं, सोडियम हो गया, अर्जेंटम हो गया, क्यूप्रम हो गया, कैलियम हो गया, फेरम हो गया, औरम हो गया, इन सबको आपको याद करके चलना है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से लैटिन भाषा में ये नाम पूछेगा तो आपको तत्वों को पहचान करके बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? दोनों कथन, कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखित गतिविधियों में से आपको बताना है स्थिर ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित किया गया है या किस में परिवर्तित किया गया है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए पटाखे का विस्फोट, एक टार्च को ऑन करना, टार्च को ऑफ करना या पेंडुलम को झुलाना। तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में किस में चेंज किया गया। तो सही ऑप्शन होगा पेंडुलम को हिलाना। देखिए पेंडुलम इस प्रकार से जो होता है वो स्थिर होता है, लेकिन जब आप उसे झुलाते हैं तो वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और फिर से जब वो स्थिर होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में अपने आ जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा पेंडुलम को झुलाना जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में चेंज करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा। पटाखे का विस्फोट जो है वो आपकी केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी या फिर ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करना होता है। तो ठीक है, जो पटाखे का विस्फोट होता है वो केमिकल एनर्जी को चेंज करना होता है। जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में पूछेगा तो पेंडुलम को झुलाना सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है यदि हम धामन सोडे की कुछ थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें 1 ml HCl की मात्रा मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे, आपको बताना है। तो चलिए रिएक्शन को आपको देखना है, कैसी इसमें रिएक्शन होगी वही आपको बताना है। तो देखिए धामन सोडे का फार्मूला क्या होता है? धामन सोडे का फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। इसमें क्या कह रहा है कि HCl मिलाना है, तो चलिए HCl हमने मिला दिया है। तो HCl मिलाने के बाद क्या होगा? NaCl बन जाएगा,
एक तो ये बन गया। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी निकलेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, तो हम क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्योंकि गैस जो है वो पानी के साथ में ऊपर की ओर निकलेगी, क्योंकि पानी भी इसके साथ में निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बुदबुदाहट के साथ जो है वो निकलेगी। तो इस प्रकार से रिएक्शन को आपको याद करके चलना होगा, ये रिएक्शन को। तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भार की एसआई इकाई क्या होगी, ये आपको बतानी है। एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको वेट की इकाई बतानी है। और वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर mg के होता है। और mg बराबर किसके होता है, फोर्स के होता है। मतलब कि जो बल की इकाई होगी वही आपकी वेट की इकाई होगी। तो बल की इकाई न्यूटन होती है, इसलिए भार की इकाई भी न्यूटन ही होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भार और बल की इकाई सेम होती है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए डाइन भी लिखा गया है। डाइन ये भी जो है वो बल की इकाई होती है, लेकिन किस पद्धति में होती है, सीजीएस पद्धति में होती है। और सीजीएस पद्धति की इकाई जो होती है वो एसआई इकाई में नहीं मानी जाती है। एसआई इकाई जो है वो ज़्यादातर आपकी एमकेएस पद्धति में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद भी रखना है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन के होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन के होता है। इसे आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो एसआई इकाई पूछेगा तो न्यूटन ही आपको सही करनी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे लेंस का फार्मूला लगा दीजिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जहाँ पर u क्या है, जहाँ पर आप वस्तु को रख रहे हैं। v क्या है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा जितनी दूरी पर। और f क्या है, फोकस लंबाई है। तो फोकस लंबाई आपको दी गई है 10, तो 10 रख दीजिए। v आपको निकालना है और u आपको दिया गया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो वस्तु है हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है और लेफ्ट साइड की दूरियां नेगेटिव में होती हैं। तो एक बार आपको फिर से यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, 1/30। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप इसे इधर भेजेंगे तो 1/10। अब इधर ये माइनस में आ जाएगा 1/30, 1/v आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30 और यहाँ पर 3 माइनस 1 बराबर 1/v बनेगा। समझ गए। और यहाँ पर 2/30, 2/30 का मतलब 1/15, तो v आ जाएगा आपका 15 उलट करके। ठीक है, तो v बराबर 15 पॉजिटिव में आया। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है राइट साइड में बनेगा और 15 सेंटीमीटर का बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ गए। उत्तल लेंस लिखा गया है इसलिए फोकस दूरी को हमने पॉजिटिव में रखा है। अगर अवतल लेंस लिखता तो वहां पर हम लोग फोकस दूरी को नेगेटिव में आपको रखना होता है। ये बात को भी आपको ध्यान रख के चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठे क्या बोया जाता था, ये आपको बताना है। तो चंपारण आपने सुना है, चंपारण के बारे में क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण आने का निमंत्रण जो है वो गांधी जी को किसने दिया था। तो चंपारण आने का निमंत्रण जो है गांधी जी को चंपारण के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। उनकी लखनऊ में गांधी जी से मीटिंग हुई थी। वहाँ पर उन्होंने ये 3 कठिया प्रथा इसे कहते हैं। यहाँ पर इसने पंचकठिया लिखा गया है। तो पंचकठिया या फिर 3 कठिया, इसमें 1 बीघा जो भूमि है 5 कट्ठे या फिर 1 बीघा भूमि में 3 कट्ठे, मतलब कि अगर यहाँ पर 20 बिस्वा का है तो उसमें 3 बिस्वा जो है वो आपको क्या बोना है, नील बोनी होती थी। सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। ये ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। इसमें किसानों को उसका रेट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन खेती करनी होती थी। जर्मनी में जो है वो रासायनिक नील की खोज हो चुकी थी, इसलिए यहाँ के किसानों को नील का भाव नहीं मिल रहा था। तो गांधी जी ने चंपारण जो है सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था, 1917 में चलाया था। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्वप्रथम जो है वो सत्याग्रह का उपयोग जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। लेकिन भारत में बात करेंगे सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वो चंपारण में किया गया था। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो पूछा जा रहा है 3 कठिया या फिर 5 कठिया में, इसमें 1 बीघा में 5 कट्ठे या फिर 3 कठिया में 3 कट्ठे जो हैं नील की खेती करनी होती थी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए 3 कार्बन के अपर रूप मतलब कि एलोट्रोप्स दिए गए हैं, जिसमें आपका फ्लोरीन आता है जिसे हम लोग C60 लिखते हैं, हीरा भी अपर रूपों में आता है, ग्रेफाइट भी अपर रूपों में आता है। अपर रूप मतलब होता है कार्बन के ही रूप, उनके भौतिक गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। तो एक नहीं है, वो कौन सा नहीं होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये यौगिक है, कंपाउंड है, तो ये कार्बन का अपर रूप नहीं होगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान में आपको उचित विकल्प का चुनाव करना है, और लिखा गया है यदि एक पौधे का समजीनी स्मॉल टी कैपिटल आर और आर हैं तो समलक्षणी क्या होगा? तो देखिए मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और उन्होंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, वही आपसे पूछा जा रहा है। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में जब कैपिटल टी का प्रयोग किया तो इसका मतलब था कि लंबा पौधा यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, जब उन्होंने स्मॉल टी का प्रयोग किया इसका मतलब कि वहाँ पर इन्होंने बौने पौधे पर प्रयोग किया था। समझ गए? तो अभी देखिए यहाँ पर स्मॉल टी आया है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर बौना तो आएगा ही आएगा। समझ गए? ऑप्शन में देखिए बौना यहाँ पर भी लिखा गया है और बौना यहाँ पर भी लिखा गया, लेकिन अभी आपको आर और आर से डिसाइड करना है। तो जहाँ पर मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस कराया था तो वहाँ पर आर और आर को लिखा था कि हमने इसमें गोल बीजों को लिया है, और वहीं पर अगर इन्होंने आर और आर लिखा तो इन्होंने झुर्रीदार बीजों को लिया था। ठीक है, और जब इन दोनों की क्रिया कराई थी तो इनका जो संकर बना वो आर मतलब कि कैपिटल आर और स्मॉल आर बना, जो कि प्रथम पीढ़ी में जो इनके बीज हुए वो गोल हुए। तो समझ गए, जब इस कैपिटल आर और स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे तो गोल आएंगे, और टी का मतलब बौना हो जाएगा, तो बौना और गोल जो होंगे वो उसके लक्षण को दर्शाएंगे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। समझ गए? अगर यहाँ पर आर और आर मिलता तो झुर्रीदार हो जाते हैं, आर और आर अगर कैपिटल में यहाँ पर लिखा होता तो गोल यहाँ पर होता, और अगर आर कैपिटल में भी है स्मॉल में भी है तो वहाँ पर भी आपको गोल बीज ही मिलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा तीसरा वाला। तो मेंडल का प्रयोग आपको देखना पड़ेगा, बहुत ही डीप में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान आपको बताना है। तो किसी भी दर्पण पर आपसे पूछे, आपसे अगर उत्तल दर्पण पर पूछता है, अवतल पर पूछे, समतल पर पूछे, तो आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण आई बराबर आर के होता है, तो अगर आई जो है 30 डिग्री का है तो आर भी हमारा 30 डिग्री का होगा। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। तो याद रखिएगा, किसी में आपसे पूछता है अवतल में, उत्तल में या फिर समतल में, परिवर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण जो है वो परिवर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो किस पर्वत का गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा आरावली पर्वत श्रृंखला में आपको मालूम है कि माउंट आबू पर जो स्थित चोटी का नाम है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? अभी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, 1722 मीटर की जो है वो इसकी ऊंचाई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इससे देखिए क्वेश्चन और भी आपका बनता है कि आरावली जो पर्वत है आपका, इससे नदी निकलती है, तो आरावली पर्वत से पश्चिम की ओर जो नदी निकलती है उसका नाम है लूनी नदी, और ये जाकर के गुजरात में कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। समझ गए? और इसके पूर्व की ओर बानस नदी बहती है, बानस नदी जो कि दिल्ली तक आपकी जाती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। यहाँ पर अगर पश्चिमी घाट लिखा गया है तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुडई, जिसका अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो 2695 मीटर जो है वो पश्चिमी घाट की चोटी है, जिसका नाम है अनाईमुडई। यहाँ पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो धूपगढ़ है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर।
यदि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से आपसे पूछता है तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई होगी 1036 मीटर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम आयतन जो है 5.6 लीटर है, तो एक्स का आणविक भार क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए आणविक भार का फार्मूला होता है, इसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा और जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी फार्मूले का यूज करिएगा, आप किसी भी सवाल गलत करके नहीं आएंगे। तो आणविक भार बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। और एनटीपी पर पूछा है ना, तो एनटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है, तो उससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए द्रव्यमान आपको कितना दिया गया है, द्रव्यमान आपको दिया गया है 10 ग्राम, तो 10 लिख लीजिए। आयतन आपको दिया गया है 5.6, तो 5.6 रख लीजिए और यहाँ पर 22.4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीपी पर जो होता है वो गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 होता है, तो यहाँ पर से निकल आएगा आणविक भार जो है वो 40 निकल के आ जाएगा, तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। तो इस प्रकार से कोई भी आपका पूछता है आयतन यहाँ पर चेंज कर सकता है, यहाँ पर ग्राम भी चेंज कर सकता है, तो इसी फार्मूले का आपको यूज करके निकालना होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है को इन तत्वों से दूर रखा गया था, ये किनकी कमियों में से एक था, ये आपको बताना है। तो लोहा को देखिए कोबाल्ट और निकिल से अलग रखा था, किसने अलग रखा था, ये न्यूलैंड के जो ऑक्टेट का नियम था, न्यूलैंड के जो आपके ऑक्टेट के नियम की सीरीज थी उसमें ये सब किया गया था, तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये हमारी न्यूलैंड की जो है ऑक्टेट की सीरीज है और इसमें टोटल तत्वों की संख्या जो रखी गई थी 56 रखी गई थी, और आखिरी तत्व भी आपके एग्जाम में पूछता है, आखिरी तत्व कौन सा था, थोरियम था, ये भी आपको याद करके चलना है। पहला तत्व यहाँ पर हाइड्रोजन से शुरुआत की गई थी और आखिरी तत्व जो है वो थोरियम, मतलब कि 56 तत्वों को लेकर के ये आपकी सीरीज बनाई गई थी। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टेट का नियम है वो फेल आपके इन्हीं कुछ कारणों से हुआ था, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोबाल्ट और निकिल है और कोबाल्ट और निकिल के जो गुण हैं वो लोहे के समान होते हैं, लेकिन लोहा को देखिए यहाँ पर अलग रखा गया है और कोबाल्ट और निकिल को अलग रखा गया, तो मतलब कि उनके गुण जो हैं वो एक समान होते हुए उनको दूर दूर रखा गया। यही न्यूलैंड के ऑक्टेट के रूल में ये दोष गिनाए जाते हैं। और यहाँ पर दोष ये गिनाया जाता है कि कैल्शियम के आगे जो है वो न्यूलैंड की जो सीरीज थी वो फेल हो गई थी, ये भी आपका जो है वो न्यूलैंड के अष्टक के नियम का दोष है। और न्यूलैंड ने अपने 56 जो तत्व थे उनके बीच में कहीं पर भी गैप नहीं रखा, उन्होंने ये मान के चला था कि टोटल तत्व जो हैं वो 56 ही रहेंगे, आगे किन्हीं तत्वों की खोज नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहीं पर भी अन्य तत्वों के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। ये भी जो था वो दोषों में गिना जाता है। तो वही एक दोष आपसे पूछा गया था कि कोबाल्ट और निकिल जो हैं उनके गुण एक समान होने के बावजूद जो हैं उनको लोहे के साथ में दूर रखा गया था, तो ये न्यूलैंड के ऑक्टेट का नियम का दोष था। न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेट का नियम कब दिया था, 1866 में दिया था। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूलैंड से वो मैंने आपको बताएं कि इसमें आपसे पूछेगा कि कितने तत्व थे, 56 तत्व थे। आखिरी तत्व आपसे पूछेगा थोरियम, पहला तत्व आपसे पूछेगा हाइड्रोजन, और पूछेगा संगीत के स्वर में किसने अपना ऑक्टेट का नियम दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था। इस प्रकार से कई क्वेश्चन जो हैं वो घुमा फिरा करके आपके एग्जाम में पूछे गए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। ठीक है, चलिए करने का प्रयास करिए। देखिए चूने का पानी कहा गया, तो चूने का पानी मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी होता है। ठीक है, इसमें आपको मिलाना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो खुद ही कह रहा है, तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो पीपीटी होता है, मतलब कि अविलेय होता है, और इसी अविलेय के कारण जो है वो दुधिया हो जाता है, जो भी आपकी रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद साथ में पानी भी निकलता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे जम जाता है, और यही जो है वो मिल्क ऑफ लाइम कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ऐसा किसके निर्माण का होता है, क्योंकि बनता है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब हमने आपको सेट नंबर 4 कराया था तो वहाँ पर यही क्वेश्चन को अलग प्रकार से घुमा करके पूछा गया था। वहाँ पर पूछा गया था कौन सी गैस
चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो अगर आपसे गैस पूछेगा तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड सही करना है। तो सेट नंबर जब हमने आपको चौथा कराया था तो वहाँ पर पूछा गया था कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड सही करना है। और यहाँ पर उल्टा पूछा जा रहा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से क्या निर्माण होता है जिससे उसका रंग जो है दूधिया हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन ये पूछा गया था पिछले सेट में, तो अभी हम लोग 2024 के डाटा के अनुसार इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रपति हैं वह आपके इस समय जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो किस राज्य से आती हैं, ये आपको बताना है। तो ये तो पुराना आपसे पूछा गया था रामनाथ कोविंद वाला। तो अभी आप लोग बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं, जो कि हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये किस राज्य की राज्यपाल थी। तो आपको याद रखना है कि ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी, लेकिन इनका निवास स्थान जो है वो उड़ीसा का है। इनमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यपाल पूछेगा राष्ट्रपति बनने से पहले तो झारखंड की थी, और यदि पूछता है कि जन्म स्थान कहाँ पर है तो उड़ीसा है। उसी प्रकार से जैसे आपका क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद जी किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए दो प्रकार की आपकी ऊर्जाएं होती हैं, एक आपकी नवीनीकरण, एक आपकी गैर नवीनीकरण। तो पूछा गया है कि इसमें से नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब कि गैर नवीनीकरण कौन सी होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा, जीवाश्म की जो ऊर्जा होती है वो गैर नवीनीकरण है। नवीनीकरण का मतलब वो होता है कि जहाँ पर से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो स्वच्छ ऊर्जा हो और पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है ऊर्जा, जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है और जो खपत की तुलना में तेज़ी से फिर से भर सकती हैं, वे हमारी नवीनीकरण ऊर्जा में आती हैं। जो हमारी धीरे धीरे ऊर्जाएँ खत्म हो रही हैं, जैसे कि आपका जीवाश्मों में आपका पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये सभी आपकी गैर नवीनीकरण ऊर्जा में आती हैं। इनका निर्माण हम लोग फिर से नहीं कर सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषक में भी ये लोग हानिकारक होती हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 आपको दिया गया है, हाइड्रोजन का 1 दिया गया है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा ये आपको बताना है। तो अमोनिया का देखिए फार्मूला क्या होता है, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। दे ही दिया है आपको दोनों का द्रव्यमान, तो जो अनुपात में ये हैं उन्हीं अनुपात में आप रख लीजिए। नाइट्रोजन का 14 दिया गया, 14 रख लीजिए। हाइड्रोजन 3 है, 1 का होता है 1, तो 3 का हो जाएगा 3, तो 14 3 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो कहीं कहीं पर आपको देखिए द्रव्यमान नहीं भी देगा, तो आपको ये याद करके चलना है कि नाइट्रोजन अगर 7 इसका परमाणु क्रमांक है तो 14 इसका जो है वो परमाणविक द्रव्यमान होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में दे भी देगा और नहीं भी देगा, तो नहीं देगा तो आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए वायु का भी आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पानी का भी पूछेगा, हीरे का भी पूछेगा, तो सबको आपको याद करके चलना है। निरपेक्ष मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण जो है वो निर्वात या फिर वायु से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो निर्वात के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक जो है वो बताना होता है। तो वायु का पूछेगा तो याद करके चलिएगा, इसमें आपको कंफ्यूज कराया है, ठीक है। वैसे अगर देता है तो अप्रॉक्स में 1 होता है, लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछने का प्रयास किया है ना, तो एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो ऑप्शन नंबर आपके चौथे में लिखी गई है। इसमें 3 जीरो के बाद में 3 होता है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, तो U बराबर मतलब कि मैंने आपको बताया ना C/V होता है, जहाँ पर C क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल है और V क्या है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। इनका अनुपात करेंगे तो 1.003 मतलब 1 से थोड़ा से ज़्यादा आता है। यदि आपसे पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछता है तो वो भी आप लोग याद करके चलिएगा, पानी कितना होता है 1.333 होता है, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पानी का हो गया। इसके बाद देखिए हीरे का भी आपसे पूछता है, हीरे का होता है 2.417, ये हीरे का होता है। तो ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको इनके साथ में जोड़ दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आपको रिएक्शन दी गई है, इस आपको रिएक्शन में बताना है ये किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिएक्शन को देख लेते हैं
और लिख करके समझेंगे कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन आपकी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप रिएक्शन को लिख लीजिए। और अगर आपको देखना है कि ये आपकी अपचयन है, रिडक्स है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें CuO में जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा ये प्लस में 2 होगा और ये माइनस में 2 होगा O का। हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कॉपर अकेला है तो 0 होगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर +1 होगा और यहाँ पर ये -2 होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉपर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, 2 से 0 की ओर जा रहा है, मतलब कि घट रहा है। घट रहा है मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन इसका हो रहा है, तो मतलब कि अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन 0 से +1 की ओर जा रहा है, मतलब कि ये बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अगर होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान के आधा हो और त्रिज्या 1/3 हो। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है G लगता हो तो उस ग्रह पर आपको गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फार्मूला आना चाहिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण का। तो G बराबर क्या होता है, G बराबर होता है कैपिटल G me/RE²। ठीक है, यहाँ पर G क्या है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G क्या है, जो त्वरण आपको दिया गया है। me क्या है, यहाँ पर me जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है और यहाँ पर पृथ्वी से उस ग्रह के बीच की दूरी जो है वो RE से लिखी गई है। तो आपसे कह रहा है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा हो जाए तो मतलब कि यहाँ पर G लिख लीजिए, पृथ्वी के द्रव्यमान का आधा मतलब कि me/2 हो गया उस ग्रह का जो है ग्रेविटेशनल त्वरण जो आपको दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे RE की तो हमारा कह रहा है कि त्रिज्या जो है 1/3 हो जाती है। तो त्रिज्या को अगर आप 1/3 करेंगे तो मतलब कि RE/3 का होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से निकल कर आएगा G me/2 और यहाँ पर RE का स्क्वायर और 3 3 9 और 9 उलट करके ऊपर चला जाएगा तो 9 यहाँ पर आ गया, समझ गए। और यहाँ पर G me/RE² जो है यही तो आपका G था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये आपका G डैश हो गया तो G डैश बराबर 9/2 G के हो जाएगा। मतलब कि जो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण कितना हो जाएगा, 9/2 G के हो जाएगा पहले वाले के। ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखा गया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया। तो ठीक है, जैसा कह रहा है वैसे रखते जाएंगे, उसी प्रकार से संबंध आपका आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, ये आपको बताना है। देखिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, मतलब कि वर्गीकी का पिता जो है वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वहाँ पर उन्होंने मूल इकाई से लेकर के उसके पूरे जगत तक उसका वर्णन किया है। तो इसे एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले उसकी छोटी जो मूल इकाई है किसी भी प्रजाति की, वो उसकी नस्ल या फिर स्पेसीज होती है। सही होगा ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई जो होती है वो स्पेसीज होती है। तो पहले आपको देखिए स्पेसीज रखना है। इसके बाद क्या आता है, उसका वंश आता है जिसे हम लोग कहते हैं जीनस। यहाँ पर देखिए जाति जो है ये गलत लिखा गया, हिंदी में से वंश लिखना चाहिए था, याद रखिएगा। और नस्ल को हम लोग जाति कहते हैं। तो स्पेसीज जो है वो उसकी जाति हो गई, जाति रखेंगे। और फिर जीनस मतलब कि उसका वंश रखेंगे उसके बाद में। फिर उसके वंश के बाद में उसका कुल आता है जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली। तो फैमिली उसका क्या हो गया, कुल हो गया या उसका परिवार हो गया। नेक्स्ट में उसके उससे बड़ी इकाई जो होगी वो उसका क्रम होगी जिसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं या फिर इसे हम लोग गण भी कहते हैं। तो ऑर्डर हो गई, तो इसे आप लोग लिख लीजिए क्रम, जो कि आपके ऑप्शन में लिखा गया है। नेक्स्ट में देखिए ऑर्डर से बड़ा क्या होगा, उसकी इकाई जो होती है वो क्लास होती है जिसे हम लोग संघ वर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका क्लास आता है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं संघ वर्ग।
इसके बाद में फाइलम मतलब कि उसका संघ आता है, पहले संघ वर्ग, फिर उसका जो आ जाएगा संघ आ जाएगा, किस संघ का है। फिर लास्ट में जो है किस जगत का है वो, मतलब कि किंगडम जो है वो किस किंगडम मतलब किस जगत का है। तो इस प्रकार से ये इसकी जातियां जो है बढ़ती जाती हैं। तो मूल इकाई क्या होगी किसी भी अगर वर्गीकरण की, तो स्पेसीज मतलब कि जाति से उसकी मूल इकाई है, फिर जीनस वंश, फिर कुल, फिर क्रम, फिर संघ वर्ग संघ, फिर जगत, सबसे बड़ा जो होगा जगत होगा, और सबसे मूल इकाई जो होगी वो यहाँ पर रखी गई है स्पेसीज। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि मानव को जो है अगर हम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस कहते हैं मानव को, होमो सैपियंस। और आगे लिखा जाता है लिन, क्योंकि लिन नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया था, क्योंकि लिन मतलब कि कैरोलस लीनियस। तो होमो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वंश हो जाएगा, मानव का वंश जो है होमो हो जाएगा, और सैपियंस इसकी जो हो जाएगी वो जाति हो जाएगी, मानव की जाति जो है वो सैपियंस है। और लिन जो है ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसका नाम दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होता है किसी भी जीव की नामकरण प्रणाली में रखा जाता है, पहला उसका वंश होता है, दूसरा उसकी जाति, और तीसरा यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था जो फ्लिपकार्ट है उसके नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आपको देखिए 2024 के डाटा के अनुसार आपको बताना है कि फ्लिपकार्ट जहाँ से आप लोग सामान खरीदते हैं ना, ई वाणिज्य संस्था है, तो फ्लिपकार्ट के सीईओ 2024 में कौन है। तो जो आपके 2018 में बनाए गए थे कल्याण कृष्ण मूर्ति, वही इस समय भी आपके फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं, अभी तक चेंज नहीं हुए। तो ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपसे देखिए अमेजन के पूछता है, अगर फ्लिपकार्ट पूछा है तो अमेजन के पूछ सकता है, तो इनके भी आप लोग याद रखिएगा। फ्लिपकार्ट के कौन है, एनडी जेसी हैं। ठीक है, एनडी जेसी जो है अमेजन के हैं। अगर आपसे फेसबुक के पूछता है तो फेसबुक के तो आपको सभी को मालूम है मार्क जुकरबर्ग हैं। इसके बाद आपसे यूट्यूब के पूछता है, यूट्यूब के आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नील मोहन बने हैं, तो नील मोहन को आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। एप्पल के अगर आपसे पूछता है एप्पल के कौन है, तो एप्पल के तो लगातार आपके टिम कुक ही हैं। तो आप लोग यूट्यूब के याद करके चलिएगा, नील मोहन है, और अमेजन के एनडी जेसी हैं, और फ्लिपकार्ट के तो 2018 से बने हुए हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो इसे आप लोग 2024 के अनुसार जो है अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, अधात्विक गुण बढ़ता है, ये आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से देखें किस ऑप्शन में आपको सही लग रहा है। तो हमने आपको बताया था जो हमारी आवर्त सारणी है इसमें लेफ्ट साइड में जो आपके तत्व हैं उसमें धातुओं को रखा गया है, और राइट साइड में जो हमारे तत्व हैं उनमें अधातुओं को रखा गया है। इन दोनों के बीच में उपधातु को रखा गया है जो धातु और अधातु को अलग करने का काम करता है। तो जब भी आपसे गुण की बात करेगा तो कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा, क्योंकि आप अधातु की ओर जा रहे हैं तो धात्विक गुण घटेगा। अगर आप उसी वर्ग में नीचे की ओर आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, समझ गए। इसी प्रकार से अधातु के ऊपर ये नियम उल्टा होता है, जब आप अधातु में उसी वर्ग के नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अधात्विक गुण जो है वो घटता है, याद रखिएगा। अधात्विक गुण नीचे की ओर आने पर घटता है, और धातुओं पर उसी वर्ग में नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर धात्विक गुण जो है घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो देख लीजिए तत्वों में कहाँ पर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। तो देखिए सोडियम हमारा पहले वर्ग में आता है और क्लोरीन हमारा 7वें वर्ग में आता है। तो 1 से 7 की ओर जा रहे हैं, मतलब कि हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो धात्विक गुण घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा लास्ट वाला। इन चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया मैग्नीशियम से बेरियम तक, तो मैग्नीशियम से बेरियम जो है उसी ग्रुप में नीचे की ओर जा रहे हैं, तो उसी ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पोटेशियम से सीजियम, हम पहले वाले वर्ग मतलब पहले वाले जो हमारे वर्ग हैं उसमें हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो इसमें भी धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा क्योंकि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो इसमें अधात्विक गुण तक कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम धातुओं की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन से सेलेनियम तक, अगर ऑक्सीजन से हम लोग सेलियम तक जा रहे हैं मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं, अब हम लोग अधातु के ऊपर आ गए, और हमने आपको बताया कि अधातुओं में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधात्विक गुण जो है घटता है
और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा होता है, नीचे वाले का सबसे कम होता है। तो यहाँ पर तो घटेगा, ये तो धातुओं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को आपको समझ करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब एक नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है, तो यह किसका नियम जो है न्यूटन का नियम दर्शाता है। तो नाविक जब आगे की ओर कूदता है तो पीछे एक फोर्स लगाता है, उसी फोर्स के कारण जो है नाव पीछे जाती है और आदमी आगे आता है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसे। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, जैसे रॉकेट हमारा आगे बढ़ता है तो रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है, गैसें नीचे की ओर फोर्स लगाती हैं तो रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इसी प्रकार से ये भी आपकी नाव है, जब आप आगे की ओर कूदते हैं तो पीछे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, तो ये गति का तीसरा नियम होता है और यही आपसे पूछा गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और लगातार दो विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। जैसे आपने तरंग का यहाँ पर चित्र देखा होगा, इस प्रकार से तरंग जो है वो संपीड़न, मतलब कि जब तरंग के कण जो हैं वो पास पास आ जाते हैं तो उसे कहते हैं संपीड़न। तो संपीड़न ऊपर वाला होता है और विरलन नीचे वाला होता है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपने चित्र को देखा होगा, जो अंदर तरंग में आपकी ध्वनि का आपने चित्र को देखा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये 20 से हम लोग इसे डिवाइड कर दें तो ये क्या कह रहा है, दो संपीड़न और दो लगातार विरलन। तो संपीड़न पहला ये हो गया, एक संपीड़न ये, एक संपीड़न ये, इसके बाद एक विरलन ये नीचे वाला विरलन और एक ये। तो दो संपीड़न और दो विरलन के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसे लैम्डा से करते हैं, समझ गए आप लोग। और इसके हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, स्रंग कहते हैं, और इसके लोवेस्ट पॉइंट को गर्त कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो लगातार संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी को लैम्डा या फिर तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बस आपको सिंपल सा इतना ही याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी जीत करके इतिहास रच दिया था। तो अभी हम लोग 2024 का डाटा याद करके चलेंगे। तो बताइए 2024 में किसने रणजी ट्रॉफी जीती है। तो 2023 और 24 का जो डाटा के अनुसार जो है रणजी ट्रॉफी जीती है मुंबई ने। किसको हरा करके जीती है, विदर्भ को हरा करके जीती है। विदर्भ टीम जो है ये मुंबई में विदर्भ पड़ता है, लेकिन दो टीमें, एक मुंबई है आपकी विदर्भ। तो मुंबई ने जीता है 2023 का रणजी ट्रॉफी। अगर हम घरेलू क्रिकेट की बात करेंगे ना तो उसे भी आप लोग कुछ याद करके चलिएगा। अगर आपसे देखिए विजय हजारे ट्रॉफी पूछ सकता है, रणजी पूछा है तो विजय हजारे ट्रॉफी पूछ सकता है। तो 2023 का लेटेस्ट जो आंकड़ा है उसके अनुसार विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती है वो हरियाणा ने जीती। किसको हरा करके जीती है, राजस्थान को हरा करके जीती है। इसके बाद अगर एक और आपका फेमस है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। घरेलू क्रिकेट में इतनी ही ट्रॉफी आपसे पूछ सकता है, एक तो रणजी क्रिकेट में विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2023 मतलब लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार जो जीता है वो पंजाब ने जीता है। किसको हरा करके जीता है, वडोदरा को हरा करके जीता है। तो इसे आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। 2018 में विदर्भ जीता था, लेकिन 2023-24 में मुंबई जीता है विदर्भ को हरा करके। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण जो है अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमने आपको इस सेट में 26 क्वेश्चन कराए हैं और आशा करते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इन 26 क्वेश्चन में कम से कम आप लोग 20 क्वेश्चन तक सही करने का प्रयास किए होंगे। यदि आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका मतलब आप एक मीडियम स्टूडेंट हैं। और थोड़ा अगर आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले साल के ढेर सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो अगर आप 20 प्लस स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण जो है वो खून बहने लगता है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इन 26 प्रश्नों में आपने कितने पे सही किए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए हमारे 10 सेट कंप्लीट हो गए हैं और अब हम रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं करा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे 10 सेट में पुराने जो 3-4 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे, जैसे इसमें आपका F = ma से कुछ फार्मूले पूछे जा रहे थे, जी की वैल्यू पूछी जा रही थी लगातार,
कुछ सेटों में रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन। v बराबर एल लेमडा से वो क्वेश्चन हम आपको 2-3 बार पिछले सेटों में करा चुके हैं। तो अब रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो हम कम कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे नए नए क्वेश्चन होंगे वही आपको नेक्स्ट हमारे जो आगे की सीरीज है आपके एग्जाम तक की, उसमें आपको सारे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो उसी तरह से पूछे जा रहे हैं वे सारे क्वेश्चन को हम स्किप करते चल रहे हैं और आपको नए प्रकार के जो हैं क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर सकें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी आपको प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।